नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रत्न स्वामी को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने इस माननीय सदन का ध्यान देहात की तरफ दिलाया और उन्होंने यह महसूस किया कि इस वक्त तक देहात के अंदर बहुत कम काम हुआ है। जैसा कि आज सुबह ही एक अखबार ने लिखा था कि देहात के अंदर केवल 5% आदमी ऐसे हैं जिनका कि 1 रुपया भी हर रोज खर्च नहीं है, बल्कि 1 रुपये से भी कम खर्च है। इस वक्त देहात की जो आबादी है वह मौजूदा अंदाजे के मुताबिक 41 करोड़ है, जबकि शहरों की आबादी 10 करोड़ है। लेकिन देहात के अंदर लोगों की कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। जहां तक योजना आयोग का सवाल है और ख़ास तौर पर जहां तक मेरा विचार है, मैं समझता हूं कि योजना आयोग को हर एक क्षेत्र के मुताबिक योजना बनानी चाहिए। जहां तक पहाड़ी इलाकों का सवाल है, हम हमेशा से यह कहते रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों की जो योजना है वह देश की योजना के साथ नहीं होती है। हमारी बदकिस्मती से इस वक्त तक योजना आयोग के अंदर इस बात की तरफ कोई तवज्जह नहीं दी गई। होता क्या है, जो एक चीज़ योजना के लिए शुरू हो जाती है उसी की प्रतिलिपि सबके लिए दे दी जाती है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि जो चीज़ हमारे यहाँ चलने वाली ही नहीं है उसके ऊपर रुपया क्यों खराब किया जाता है। चौथी योजना में यह ठीक है कि कृषि पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है और दिया भी जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि अभी वर्मा जी ने कहा कि हिंदुस्तान एक ज़रायती मुल्क है और यह शर्म की बात है कि हम लोग खाने के लिए अनाज बाहर से मंगाते हैं। उसको किस तरह से पैदा कर सकते हैं वह एक दूसरी समस्या है। मगर जहाँ तक पहाड़ी इलाकों का सवाल है, जहाँ 7 या 8 हज़ार फीट की बुलंदी है, वहाँ अनाज पैदा करना काफ़ी मुश्किल है। वहाँ ज़्यादातर फल हो सकते हैं, पेड़ हो सकते हैं। अगर वे कुछ फलों के पेड़ लगाते हैं तो उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वह सड़कों की है। पहाड़ों की योजना, चाहे वे यूपी के हों, चाहे कश्मीर के हों, चाहे हिमाचल प्रदेश के हों, वह इस तरह की हों कि उसमें जो प्रमुखता मिलनी चाहिए वह सड़कों को मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो वहाँ पर दूसरी प्रमुखता बिजली के कारखानों को दी जानी चाहिए। बिजली वहाँ पानी से इतनी सस्ती पैदा की जा सकती है कि हिमाचल प्रदेश में जो हमने तफ्तीश दी है उसके मुताबिक 2 पैसा फ्री यूनिट के हिसाब से उस पर खर्च आएगा। मगर योजना आयोग इस तरफ कोई ध्यान देता नहीं है। उन्होंने जो एक चीज़ साइक्लो स्टाइल करके रखी है वही वे सब पर लगाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद सिंचाई का सवाल आता है। यह ठीक है कि जो छोटे छोटे इलाके हैं वहाँ सिंचाई नहीं हो सकती। महोदय, दूसरे प्रकार के संगठन ऐसे थे जो इसके पक्ष में थे कि उपभोक्ता को बाजार में सही दामों पर चीज़ों के मिलने का जो एकमात्र साधन है प्रतियोगिता, होड़, प्रतिस्पर्धा, उसको किसी न किसी प्रकार से रोक दिया जाए। जो उद्योगपति पहले समूह में आते हैं उन्होंने यह तय किया कि उद्योग को केवल कुछ घराने ही और कुछ व्यक्ति ही अपना संगठन बना लें और दूसरे लोग जो उस प्रतिस्पर्धा में शामिल होने को आते हैं उन लोगों को न आने दिया जाए। इस भावना के परिणामतः देश की औद्योगिक क्षमता में
कुछ एक घरानों ने कब्जा किया। दूसरे प्रकार की कुछ कंपनियां ऐसी निर्माण हुई कि उन कंपनियों ने आपस में एक समझौता कर लिया और समझौता करने के बाद उनके उद्योग क्षेत्र से जो सामग्री बाजार में बिकने आई, उस बिकने की सामग्री को उन्होंने पहले ही एक निश्चित दर देकर पहले ही उनकी कीमत के आंकड़े तैयार कर लिए और उसके परिणाम स्वरूप जब होड़ नहीं रही, जब प्रतिस्पर्धा नहीं रही, तो वह चीज़ें बाजार में उपभोक्ता के लिए ऊंची दर पर मिली। ये दोनों ही जो बंधन चल रहे थे वह समाज की प्रगति के लिए, देश के हित के लिए, राष्ट्रीय संगठन की उन्नति के लिए, तीनों चीज़ों के लिए बुरे थे। श्रीमान, जब इस बिल के ऊपर चर्चा चल रही थी तो बहुत से माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिया था उस सुझाव में नीति और सिद्धांत के पक्ष को लाकर रखा गया था। नीति और सिद्धांत का प्रश्न यह था कि हमारे इस देश की रचना समाजवाद पर आधारित है, तो इस देश में क्या यह संभव होगा कि हम उद्योग की प्रगति के लिए उद्योग को पूंजी के रूप में आगे बढ़ने का मौका दें या राष्ट्रीय पूंजी के रूप में बढ़ने का मौका दें। हम समझते हैं कि ये दोनों दिशाएं अभी हमारे भारतवर्ष के लिए लाभप्रद नहीं हैं। अगर पब्लिक सेक्टर में ही हम पूंजी लगा दें और प्राइवेट सेक्टर के लोगों को पूंजी बढ़ाने का या उद्योगों के क्षेत्र में घुसने का अवसर ना दें तो हमारी प्रगति रुक जाएगी। मगर हमारे बहुत से माननीय मित्र इस बात से सहमत होंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो पूंजी लगी हुई है, साधारणतः उन क्षेत्रों में उत्पादन भी नहीं बढ़ा है, लाभ भी नहीं हुआ है और ऐसे क्षेत्र बराबर घाटे में चलते रहे हैं। लेकिन उसका मतलब यह होना या उसका मतलब यह लगाया जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र में कोई उद्योग खड़े ही नहीं किए जाने चाहिए या उनमें पूंजी का विनियोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि असली में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग तभी सफल होते हैं जब सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले ऊपर से नीचे तक, डायरेक्टर से लेकर चपरासी तक, उनके कर्मचारी गण, कार्यकर्ता, उस मैनेजमेंट में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति चरित्रवान होगा। और अगर उनमें से किसी में भी चरित्र की कमी है तो निश्चित रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में जो लगाया गया है उसके परिणाम निराशाजनक हैं। श्रीमान, उद्योग और व्यापार के मामले में भारतवर्ष में बहुत समय से बराबर एक असंतुलन चला आ रहा था और देश में इस बात की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी कि देश की जो आर्थिक गतिविधि है उसको यदि इसी प्रकार से चलने दिया गया तो देश में उद्योग की प्रगति बिल्कुल रुक जाएगी। और इस प्रकार के उद्योगों की प्रगति के बारे में बहुत से आर्थिक समीक्षकों तथा आर्थिक समस्याओं का ज्ञान रखने वाले विद्वानों ने समय समय पर अपने विचार प्रकट किए और बहुत से लोगों ने इसके अत्यंत महत्व पर और व्यक्तिगत पहलू पर नीति और सिद्धांत के रूप में विवेचन किया। बहुत से मित्रों ने कुछ थोड़े से उद्योगपतियों के घरानों को सामने रखकर बातें कहीं और इस बिल को बनाने में अपना सहयोग दिया। हमने भी इस विषय में अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि देश इस समय औद्योगिक क्रांति के युग में से निकलता जा रहा है और इस समय ना तो यह अच्छा होगा कि हम ऐसा कानून बना दें कि जिस कानून के जरिए से जो उद्योग में रुचि लेते हैं या जो उद्योगपति हैं उनके हाथ पैर को इस तरह से बांध दिया जाए
कि वह आगे बढ़ ही ना सके, और ना हम इस मत के हैं कि उनको स्वच्छंदता के साथ इस कदर आगे बढ़ने का मौका और अवसर दिया जाए जिससे कि देश की जितनी आर्थिक स्थिरता है वह सारी की सारी नष्ट हो जाए। हमने इन दोनों के बीच का मध्यम मार्ग चुना है। स्टॉप।